हेलो फ्रेंड्स। मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए जो हम 145 क्वेश्चन समथिंग कर लिए थे आईटी लिटरेचर कंप्यूटर के जो आरआरबी जेई में टॉपिक दिया है उसके जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे उन क्वेश्चन को रिपीटेड क्वेश्चन है उनको भी हम बार बार हालांकि क्वेश्चन को रीड करते हुए चल रहे। ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे जितने क्वेश्चन है उसके साथ में हम शॉर्टकट की को भी रिवीजन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन पूछे हैं उनको ही हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर रिसोर्स का मैनेज करता है? तो कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, और मेमोरी एएलयू के मध्य डाटा का अंतरण करती है तो कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट ही हमारे पास क्या करती है? एएलयू और मेमोरी के बीच में मेमोरी, ठीक है, इसके बीच में मध्य अंतरण करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटर करता है? तो ये करता है कंट्रोल यूनिट। क्या करता है? निष्पादन करता है, निर्वाचन करता है और मॉनिटरिंग करता है ये कंट्रोल यूनिट। ठीक है, क्या करेगा? कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्य को कंट्रोल करेगा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच में क्या करेगा? उसमें कम्युनिकेशन का काम करेगा ये। ठीक है, कंट्रोल यूनिट के मुख्य कार्य अगर हम देखते तो इनपुट आउटपुट डिवाइस और अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसका निर्देश देते हैं, उनको पढ़ता है, उसको क्रियान्वित करता है, उसको फिर आदेश देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्वस नर्वस सिस्टम कहा जाता है? तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल यूनिट को नर्वस सिस्टम कहा जाता है। क्या है? कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक महत्वपूर्ण भाग है जो कंप्यूटर के सभी कार्य को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? केंद्रीय नाड़ी तंत्र। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द सेंट्रल nervous system for other component of the computer system? रजिस्टर, प्राथमिक मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो हमें नर्वस सिस्टम किसको बोला है? किसको बोल रहा है नर्वस सिस्टम इसमें? तो हमारे पास हो जाएगा ये जो कंट्रोल यूनिट था उसी को हम नर्वस सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, जैसे अभी हम इससे पहले क्वेश्चन था, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके इस क्वेश्चन को पूछा था उन्होंने डबल से, लेकिन हमें नर्वस सिस्टम की बात कर रहे तो कंट्रोल यूनिट आएगा। ठीक है, ये क्या करेगा? इनपुट आउटपुट डिवाइस और अन्य जो भी हार्डवेयर हम लगाएंगे बाहर से उनको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? कार्य को नियंत्रित करता है। और लॉजिक यूनिट से हमारे पास अर्थमेटिक जो रहता है उसमें मैथमेटिकली जो वर्क रहता है उसमें कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मुख्य मेमोरी से डाटा लाना, उन्हें तत्कालीन रूप से स्टोर करना, निर्देशों का को पढ़ना और उन्हें एग्जीक्यूट करना का आदेश देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में कौन है? तो ये हमारे पास हो जाएगा कंट्रोल यूनिट जो कि कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो ये हमारे पास करेगा कंट्रोल यूनिट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड कंपोनेंट्स उपकरणों के बीच सूचना खालिस्तान के मध्य से ट्रेवल करता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा बसेज। बसेज मदरबोर्ड कंपोनेंट के बीच सूचना बसेज के माध्यम से ट्रेवल करता है। ठीक है, मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड क्या है? कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप है। सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइसेस होती है। सीपीयू चिप चिप सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू अन्य चिप लगे होते हैं, सर्किट बोर्ड है ये। और उसमें क्या लगा रहते हैं? अलग अलग प्रकार के इसमें चिप लगाए जाते हैं। तो प्रिंटेड का एक भाग है, प्रिंटेड रहेगा ये। ठीक है, मदरबोर्ड किसी कंप्यूटर का सर्किट बोर्ड होता है जो इसमें धातु द्वारा निर्मित महीन धागों के समान क्या करेगा? संरचना होती है और जिसे बस कहते हैं हम। बस के द्वारा विभिन्न संकेतों या सूचनाओं का आदान प्रदान विद्युत प्रवाह के रूप में होता है। यह कंप्यूटर की बुनियाद
बुनियाद है। कंप्यूटर में प्रोसेसर विभिन्न प्रकार के कोई मदरबोर्ड पर स्थापित किए जाते हैं। यह कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है। कैसा मुख्य पटल है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमीटर डिफरेंट command or control signal from a one component to another component of a computer system। क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन कंप्यूटर के किसी घटक, कोई भी घटक रहेगा, उससे दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? तो कौन करता है इसमें? तो ये होगा कंट्रोल बस। ठीक है, कंट्रोल बस है जो कि अन्य पेरिफेरल डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल देगा। ठीक है, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है। तो क्या जोड़ता है? सिस्टम बस जो रहता है हमारे पास, बी वाला राइट रहेगा, सिस्टम बस जोड़ेगा इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास, इसके देख लेते हैं हम। सिस्टम बस सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है तथा उनके बीच डाटा तथा संकेतों का आदान प्रदान करता है। और सिस्टम बस तीन भागों में, डाटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस, तीन भागों में इसको हम बांट रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। तो ये हमारे पास करेगा मदरबोर्ड करेगा। ठीक है, मदरबोर्ड अनेक डिवाइसों और सर्किट से बना एक प्रकार का बोर्ड है जिसमें विभिन्न प्रकार की डिवाइस आपस में क्या करती है? जुड़ी रहती है। ठीक है, और कम्युनिकेशन स्थापित करती है और साथ ही अनुमति देती है। और बाह्य उपकरण जैसे कोई एक्सटर्नल डिवाइस को हम कनेक्ट करेंगे तो उनको भी क्या करेगा? अनुमति देगी और उनको भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ठीक है, मदरबोर्ड, मुख्य बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, बेस बोर्ड, प्लानर बोर्ड या लॉजिक बोर्ड आदि कहते हैं। यह समस्त कंप्यूटर सिस्टम के लिए संप्रेषण नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मदरबोर्ड का दूसरा नाम है। तो मदरबोर्ड का दूसरा नाम अगर हम देखेंगे तो मदरबोर्ड का हम दूसरा नाम है बोलेंगे कि सिस्टम बॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिस्टम बोर्ड। मदरबोर्ड का दूसरा नाम है, आप याद रखना है, सिस्टम बोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड खालिस्तान कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? तो ये हमारे पास हो जाएगा मदरबोर्ड कहलाएगा। सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड बोलते हैं, मदरबोर्ड को क्या बोलेंगे? सिस्टम बोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। कंप्यूटर का जो मेन पटल रहेगा उसको क्या बोलते हैं हम? तो मदरबोर्ड कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मदरबोर्ड से आपका क्या तात्पर्य है? तो ये क्या करता है? यह एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सभी एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जितने भी हम डिवाइसेस यूज करेंगे उसमें कनेक्ट करेंगे, इसलिए एक हमारे पास सर्किट बोर्ड होता है। अगला है, कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्र को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो ये हमारे पास कंप्यूटर पार्ट्स के माध्यम से, किसके? कंप्यूटर पार्ट्स के माध्यम से किया जाता है। क्या है? कंप्यूटर पार्ट्स का इस्तेमाल किसी भी यंत्र को कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर पोर्ट दो प्रकार के दो प्रकार से इस्तेमाल में लाए जाते हैं। पहला इंटरनल पार्ट जिनमें कंप्यूटर के अंदर के यंत्र को जोड़ा जाता है जैसे कि हार्ड डिस्क, ड्राइव इत्यादि। दूसरा एक्सटर्नल पार्ट जिसमें बाहरी यंत्र को कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है जैसे कि मॉडेम, प्रिंटर, स्कैनर और यूएसबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है इसमें? कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। तो ये कौन करता है विस्तार क्षमता? तो ये करता है स्लॉट। जो भी स्लॉट लगेगा तो उससे हम दूसरे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए उसमें विस्तार होगा। ठीक है, कंप्यूटर मदरबोर्ड में लगे स्लॉट के माध्यम से कंप्यूटर प्रणाली का विस्तार करते हैं और एक्सपेंशन स्लॉट के माध्यम से हम अन्य उपकरण को कंप्यूटर से भविष्य में जोड़ सकते हैं। अगला है, एक्सपेंशन कार्ड खालिस्तान में इनपुट किए जाते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्लॉट। क्या है? स्लॉट। एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। सिस्टम यूनिट की बात करेंगे हम, तो सिस्टम यूनिट क्या होता है? कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रखे जाते हैं। क्या है? सिस्टम यूनिट में एक कंटेनर है जो कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी सिस्टम है उसमें रखे जाएंगे। क्या है? सिस्टम यूनिट कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे होते हैं। पीसी द्वारा किए जाने वाले सारे कार्य सिस्टम यूनिट से नियंत्रित होते हैं। इसके पीछे के भाग से कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर इत्यादि के सहारे जुड़े जाते हैं, तारों के सहारे जुड़े जाते हैं। हार्ड डिस्क, डीसी ड्राइव और फ्लॉपी डिवाइस इत्यादि इसके अंदर जुड़े रहते हैं जिन्हें
सॉफ्टवेयर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर अंडर स्टैंडिंग नहीं करेगा। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के सोचने, समझने, निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। यह केवल दिए गए दिशा निर्देश पर ही काम करता है, जबकि कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुट, प्रिंटिंग महत्वपूर्ण कंप्यूटर के महत्वपूर्ण कार्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है? तो ऑपरेशन किसके द्वारा? विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशन इज परफॉर्मेड बाय ए कंप्यूटर? ठीक है, तो इसमें हमें देखना है, तो ये देखो क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन एंड स्टोरेज सेंटर, पुनः प्राप्ति, रेट्रीवल। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा अंकगणितीय ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन, संचय, पूर्ण प्राप्ति, सभी ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्य में से एक नहीं है? तो यह होगा आंकड़ों अथवा सूचना का विश्लेषण करना नहीं। क्या है? कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्य के लिए में से नहीं है? डाटा को एकत्र करना, सूचनाओं को प्रोसेस करना और सूचना का भंडार करना, तो ये ठीक है। विश्लेषण करना नहीं। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य, डाटा को एकत्र करना, आंकड़ों को सूचना में प्रोसेस करना उसको, ठीक है, आंकड़ों एवं सूचनाओं को स्टोर करना, डेटा का निर्गमन करना। कंप्यूटर आंकड़ों, सूचनाओं का विश्लेषण नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता? कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता? तो तस्वीर लेना हमारे पास कंप्यूटर का कार्य नहीं कर सकते। इसमें गणना कर सकता है, फिंगरप्रिंट की छाप की पहचान कर सकता है, और संगीत तैयार कर सकता है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए भाई कौन सा नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इनपुटिंग तो करेगा, प्रोसेसिंग भी करेगा, कंट्रोलिंग भी करेगा, आउटपुटिंग भी करेगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं करेगा इसमें। ठीक है, तो ई वाला राइट होगा। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है क्योंकि केवल पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार कार्य करता हूँ, अतः कंप्यूटर के अंदर समझने की क्षमता, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगला है, कंप्यूटर कोई प्रकार से डाटा मैनिपुलेट करते हैं और मैनिपुलेशन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं मैनिपुलेशन को? तो इसको हम बोलेंगे प्रोसेसिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे? कंप्यूटर में डाटा किसी इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या डिस्क, इनसे हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, वो इनपुट है। ठीक है, अब जो भी डाटा को प्राथमिक मेमोरी में जाकर वो प्रोसेस द्वारा मैनिपुलेट अथवा प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में सभी प्रकार की गणनाएं, वो चाहे लॉजिक हो या मैथमेटिकली, सीपीयू के एएलयू में होती है। एएलयू में उत्पन्न रिजल्ट को प्राथमिक मेमोरी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके प्रोसेसिंग समाप्त होने पर प्राथमिक मेमोरी में उत्पन्न डाटा को आउटपुट डिवाइस में भेज दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा ठीक नहीं है? कंप्यूटर के संबंध में, तो इसमें हम देखेंगे उलझनपूर्ण समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता है, तो ये तो सही है। प्रक्रिया की गति बहुत तेज होती है, सही है। स्मृति और भंडारण क्षमता अधिक है, ये भी सही है। ये तीनों सही, इसका मतलब ये गलत होगा, तो ये राइट आंसर रहेगा। इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति का यह सव्य ही सुधार कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्योरी है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर में सव्य की सोचने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। यह केवल दिए गए दिशा निर्देश प्रोग्राम के अंतर्गत ही काम करेगा। ठीक है, और अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति को यह सव्य ही सुधार नहीं कर सकता। कंप्यूटर से उलझनपूर्ण समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया की गति बहुत उच्च होती है और स्मृति और स्टोरेज क्षमता भी इसकी ज्यादा रहेगी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का उपयोग करने का लाभ। कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं, इसमें विशाल मात्रा में हम स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सब तभी सही आउटपुट देते हैं जब इनपुट गलत हो। तो ये हमारे पास गलत है, लाभ देख रहे हो। कंप्यूटर में इसमें देखो तो इसमें फर्स्ट वाला ही राइट है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान देना अभी। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है। तो क्या है, कहाँ से प्राप्त करता है ये? अपनी शक्ति स्मृति से, ठीक है, जिसे हम मेमोरी बोलते हैं। क्या है, कंप्यूटर वह युक्ति है जिसके द्वारा संचालित रूप से विविध प्रकार के आंकड़ों को संसाधित और संचयित किया जाता है। कंप्यूटर की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वह किसी समस्या का समाधान अपने स्मृति के अनुसार कितना शुद्ध एवं कितनी तीव्रता से देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following characteristic of the computer reflected reflects its फ्लेक्सिबल बिहेवियर। क्या है, निम्न में से कौन सा गुण कंप्यूटर के स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाता है? तो ये कौन सा रहेगा? बहु कौशल। क्या है? वर्सिटिलिटी, वर्सिटिलिटी दर्शाता है, ठीक है। तो सी वाला राइट आंसर होगा। क्या है वर्सेटिलिटी? कंप्यूटर के लचीले व्यवहार को दर्शाता है, जबकि सटीकता, एक्यूरेसी और रिलेबिलिटी और क्या है विराम, डिलीजेंस, कंप्यूटर की विशेषता ये है। एक्यूरेसी है, रिलेबिलिटी और डिलीजेंस, ठीक है। कंप्यूटर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा सही उत्तर है इसको देखना है, ठीक है। तो कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। तो ठीक है, हमारे पास क्या है, ये आंकड़े स्टोर कर सकता है, ठीक है। आंकड़ों का विश्लेषण करने में सक्षम है, तो ये भी कर सकता है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, तो ये भी कर सकता है, ठीक है। कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित हो जाता है, तो ये सभी राइट है, ठीक है। तो हमारे पास सभी चारों सही माने जाएंगे। आगे हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर। क्या है, निम्न में से कौन सा प्रस्तुति आलेखन सॉफ्टवेयर है? तो हमारे पास कौन सा है? तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए रहता है, ठीक है। अब पावर पॉइंट के बारे में कुछ हम जानते हैं। पावर पॉइंट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एमएस ऑफिस का एक भाग है। इसका एमएस ऑफिस का एक भाग है, ठीक है। इसके द्वारा हम प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुतिकरण और स्लाइड शो को तैयार करने के लिए शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है, स्लाइड को बनाने के लिए। पावर पॉइंट के उपयोग की बात करेंगे तो व्यवसाय अनुप्रयोग प्रस्तुतिकरण का स्लाइड तैयार करना, एनिमेशन द्वारा ग्राफिक चीजों को तैयार करना और सामान्य उपयोग के लिए आर्ट गैलरी के द्वारा कलात्मक स्लाइड तैयार करना और व्यवसाय जगत में ट्रेनिंग देने के लिए इसको तैयार करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम शॉर्टकट के देखेंगे। अगला है, एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड के प्रवेशन के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? अब शॉर्टकट की बात कर रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगी कंट्रोल प्लस एम। अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास नई स्लाइड इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्ट की ऑफ इंसर्ट ऑफ न्यू स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट, ठीक है। फाइल को खोलना है तो कंट्रोल प्लस ओ को हम यूज करेंगे, और नई प्रेजेंटेशन तैयार करना है, कंट्रोल प्लस एन करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच शॉर्टकट की इज यूज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्पेल चेक। क्या है, इसमें शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, संक्षिप्त कुंजी किसके लिए? स्पेस चेक के लिए। स्पेस चेक के लिए किसका यूज करते हैं? F7 का यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्पेस चेक करने के लिए F7 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, और F7 शॉर्टकट की द्वारा स्पेलिंग ग्रामर दोनों को चेक किया जाता है, ठीक है। जबकि F5 शॉर्टकट की स्लाइड शो शुरू करने बिगनिंग के लिए यूज किया जाता है। इसमें हम पावर पॉइंट के कुछ शॉर्टकट की को देखते हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी हैं। कंट्रोल प्लस ए का अगर हम यूज करेंगे तो क्या करेगा? एक्टिव टेक्स्ट बॉक्स और पृष्ठ की सभी सामग्री को चयनित करता है, जितने एक्टिव रहेगा उसके। कंट्रोल सी ये कॉपी करेगा, कंट्रोल पी क्या करेगा? प्रिंट डायलॉग बॉक्स में खोला जाना, बॉक्स को खोला जाना, ठीक है।
कंट्रोल एस का मतलब सेव करना, कंट्रोल वी पेस्ट करना होता है, और कंट्रोल जेड पिछले परिवर्तन या कार्य को अंडू करना, जो पिछला है उसको उसकी ओर आना, ठीक है। F5 की अगर हम बात करते हैं, F5 तो स्लाइड शो पेस्ट करना, क्या करना है, स्लाइड शो को पेस्ट करना रहेगा। कंट्रोल प्लस बी बोल्ट को चयनित टेक्स्ट पर लागू करना, क्या है, बोल्ट को चयनित टेक्स्ट पर लागू करना, जितना चयन करा है उसके में बोल्ट लागू होगा, ठीक है। बोल्ट ये होता है कि उसका हम जैसे एक साधारण ए लिखा था, तो इसमें क्या होगा कि इसका साइज बढ़ जाएगा, ठीक, ये वाला। कंट्रोल प्लस आई इटैलिक को चयनित करने पर लागू होता है, और कंट्रोल डी चयनित प्रस्तुत को डुप्लीकेट करना है, और कंट्रोल प्लस एफ की बात करेंगे, फाइंड डायलॉग बॉक्स को खोलना है, और कंट्रोल प्लस जी ग्रिड और गाइड डायलॉग बॉक्स को खोलना, और कंट्रोल प्लस एच की बात करें तो रिप्ले डायलॉग बॉक्स को खोलना, और कंट्रोल प्लस एम की बात करेंगे तो एक नई स्लाइड को डालना। कंट्रोल प्लस एन की बात करेंगे तो एक नई खोली प्रेजेंटेशन को खोलना, जो खोली हुई है उसको खोलना, ठीक है। आगे और हम देखते हैं इसमें कितने हैं और भी, ठीक है। कंट्रोल प्लस ओ तो ओपन डायलॉग बॉक्स, मतलब डायलॉग बॉक्स को ओपन करना। कंट्रोल प्लस टी की बात करेंगे इसकी, तो ये होगा फ्रंट डायलॉग बॉक्स को खोलना, कौन सा जो फ्रंट में रहेगा उसको खोलना। और कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो तो कर्सर या शब्द को बाएं या पिछले शब्दों के आरंभ में ले जाना उसको, ठीक है। और कंट्रोल प्लस राइट तो कर्सर या फिर शब्द के दाएं अगले शब्द में इसको ले जाना है, ठीक है। कंट्रोल प्लस डाउन एरो की अगर हम बात करें तो कर्सर शब्द को पैराग्राफ के अंत या फिर अगले पैराग्राफ के आरंभ में ले जाना है। और कंट्रोल प्लस अप एरो तो कर्सर शब्द को पंक्ति या पैराग्राफ के प्रारंभ में ले जाना, ठीक है, प्रारंभ में ले जाना। कंट्रोल प्लस डेल कर्सर के दाहिने शब्द को समाप्त करना, क्या है, दाहिने शब्द को समाप्त करना। और बैक स्पेस डिलीट तो जो हमारा दाहिने हाथ में रहेगा उसको हटाएगा वो, बैक स्पेस से क्या होगा, कर्सर के बाएं वाले शब्दों को वो हटाएगा, ठीक है, इधर वाले साइड वाले। और जब डिलीट करेंगे तो इधर वाले राइट वाले, ठीक है। कंट्रोल प्लस एंड तो कर्सर को दस्तावेज के अंत में ले जाएगा वो। कंट्रोल प्लस हम करेंगे तो वो कर्सर को दस्तावेज के प्रथम पर ले जाएगा। और कंट्रोल स्पेस बार तो यह हाईलाइट टेक्स्ट को डिफॉल्ट फ्रंट के रूप में रीसेट करता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस F1 यह टास्क पेन को खोलता है, क्या करता है, टास्क पेन को खोलता है। और F1 रहता है जो हेल्प को खोलता है, कि हेल्प को खोलेगा। अलर्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 यह एक नए डॉक्यूमेंट को खोलेगा, नया डॉक्यूमेंट खोलना रहेगा, तो ठीक है। शिफ्ट प्लस इंसर्ट की बात करेंगे तो ये पेस्ट करने का कार्य करता है, शिफ्ट प्लस इंसर्ट एक पेस्ट करेगा, ठीक है। F12 यह सेव अस को खोलता, मतलब इसको नई फाइल को सेव करने के लिए, ठीक है। और अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी वर्तमान तारीख को डालना, डेट, ठीक है, तारीख को डालना। और अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी वर्तमान समय को डालता है ये, ठीक है। नंबरिंग की बात करेंगे तो वर्तमान डिफॉल्ट के आधार पर प्रत्येक पंक्ति या पैराग्राफ को श्रेणी क्रम पद में 1 2 3 4 में देते हैं, ठीक है। डिक्रीजिंग इंडेक्स की बात करेंगे तो उसमें क्या है, टूल बार को टूल जो मार्जिन को घटाता है, ठीक है। इंक्रीजिंग इंडेक्स तो ये क्या करेंगे, टूल बार में जो रहेगा मार्जिन उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। और कंट्रोल प्लस यू चेंजिंग टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देगा, ठीक है, जैसे ये अंडरलाइन हो रही है इस तरह से। और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की प्रेजेंटेशन को बंद करता है, डब्ल्यू प्रेजेंटेशन बंद करेगा। कंट्रोल प्लस वाई की बात करेंगे, पिछले इंटर किए गए कमांड को दोहरा देता है, किसको, कमांड को। अब होम की बात करेंगे, होम जो हमारे पास रहता है उसमें क्या रहता है, होम के बारे में देखते हैं हम। तो होम रहेगा टेक्स्ट की वर्तमान लिखी जाने वाली पंक्ति के प्रारंभ में कर्सर आ जाता, मतलब जो स्टार्टिंग में आ गएगा। एंड में तो एंड की टेक्स्ट की वर्तमान लिखी जाने वाली पंक्ति के अंत में कर्सर जाएगा। कंट्रोल प्लस एंड करेंगे, कर्सर प्रस्तुति के अंत में आएगा। और पेज अप करेंगे तो प्रीव्यू स्लाइड पर जाना, ठीक है। पेज डाउन करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड पर जाना रहेगा। और कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो करेंगे तो अगले प्रीव्यू शब्द के आरंभ में कर्सर को ले जाना। राइट कंट्रोल प्लस राइट एरो अगले टेक्स्ट शब्द के आरंभ में कर्सर को ले जाना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस अप एरो तो ये पिछले पैराग्राफ के आरंभ में कर्सर
को ले जाना है। कंट्रोल प्लस डाउन एरो की बात करेंगे तो अगले पैराग्राफ के आरंभ में कर्सर को ले जाना रहेगा। और नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, पिछले पत्र को चयनित करना है इसमें। शिफ्ट प्लस राइट एरो तो अगले पत्र को चयनित करना है। और शिफ्ट प्लस होम तो वर्तमान पंक्ति के आरंभ में कर्सर को ले जाना, टेक्स्ट को उसको चेंज करना। ठीक है, नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस एंड तो वर्तमान पंक्ति के अंत में कर्सर को ले जाकर टेक्स्ट को चयनित करना है। F5 की बात करें, स्लाइड शो को देखना और F7 स्पेलिंग जांच करना है। ठीक है, स्लाइड शो के दौरान प्रयोग की जाने वाली कुछ की, जैसे स्पेस बार हो गया तो अगले स्लाइड या अगले एनिमेशन पर जाना और माउस क्लिक करना। ठीक है, नंबर प्लस इंटर उल्लेखनीय संख्या के स्लाइड पर जाना। बी, स्लाइड को शो पुश करना और ब्लैक स्क्रीन को प्रदर्शित करना, फिर से शो को आरंभ करना के लिए बी को पुनः दबाना है इसको। ठीक है, अगला है डब्ल्यू, स्लाइड शो पुश करना है और व्हाइट स्क्रीन पर प्रदर्शित होना। शो को पुनः आरंभ करने के लिए डब्ल्यू को फिर से दबाया जाता है। ठीक है, एन अगले स्लाइड पर अगले एनिमेशन पर जाना होता है या फिर अगले एनिमेशन, दोनों को याद रखना। अगले एनिमेशन पर जाने के लिए एन या अगले स्लाइड पर जाने के लिए भी एन। पी, पिछले स्लाइड या पिछले एनिमेशन पर जाने के लिए। ठीक है, और ई एस स्लाइड शो को समाप्त करना, स्लाइड शो रहेगा उसको समाप्त करेगा ई एस दबाएंगे तो। और टेप, स्लाइड शो को अगले हाइपरलिंक पर जाना। और शिफ्ट प्लस टेप तो स्लाइड शो में पिछले हाइपरलिंक पर जाना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट थे। अब Y2K समस्या का संबंध है तो ये किससे है? ईस्वी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनकी प्रतिष्ठा ढूंढना। क्या है? Y2K समस्या का संबंध कंप्यूटर से है, जिसमें क्या है, ईस्वी सन के अंतिम दोनों अंकों के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थाई ढूंढना था। इससे गणना संबंधित गलतियां होने की संभावना थी। इसी संकट ने विश्व भर के कंप्यूटर वैज्ञानिक की नींद हराम कर दी थी। और परंतु अब इस समस्या का समाधान हो गया है। ठीक है, इस शताब्दी के समाप्त होने पर वर्तमान में कार्यरत उपकरणों के उपयोग करने में बहुत कठिनाई होगी तथा सुधारने में भारी व्यय संभावित है। तो ये हमारा कंप्यूटर कंप्यूटर 21वीं शताब्दी के समाप्त होने पर कंप्यूटर के प्रयोग में भारी कठिनाई उत्पन्न होने की संभावना व्यक्त की गई थी, जिनमें Y2K समस्या और कंप्यूटर वायरस प्रमुख समस्या थी। लेकिन 21वीं शताब्दी के प्रथम वर्ष प्रारंभ होने पर ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं हुई। ठीक है, यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है तो यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण बैटरी है। यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण भाग अगर हम बात करें तो बैटरी बैटरी यूपीएस सिस्टम का हार्ड कहलाता है। इस कार्य यूपीएस की बैटरी प्रणाली पर निर्भर करता है और जबकि लोड यूपीएस बैटरी प्रणाली का कम से कम समर्थन के लिए स्ट्रिंग है। कंप्यूटर क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है तो कौन सी है प्रौद्योगिकी? तो हम बात करेंगे पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। क्या है? वर्तमान समय में पैरेलल कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम एक उभरता हुआ औद्योगिकी है। यह प्रोग्राम के कई भागों में विभाजित कर प्रोग्राम के निष्पादन की गति करता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें जो भी फाइल फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा कचरा एकत्रीकरण। ठीक है, कचरा एकत्रीकरण ये हो जाएगा। अगला है ये क्वेश्चन देखें, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो ये हमारे पास होगा सबसे छोटा, और तो ये क्वांटम कंप्यूटर रहेगा जो भविष्य में बनने वाला कंप्यूटर है जो समस्या का समाधान है तो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करेगा। ठीक है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? तो जब कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा जाता है और डाटा स्टोरेज प्रोसेसिंग के लिए भेज जाते हैं तो ये हमारे पास ऑनलाइन प्रोसेसिंग होगा। क्या है? वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्न के नियंत्रण के लिए किया जाता है तो ये किसके लिए? वायरस की कमी के लिए किया जाता है। ठीक है, वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग वायरस की कमियों पर नियंत्रित करने के लिए वायरस डाटा को मिटाने या उसे खराब करने का कार्य करता है। व्हाट इज बैकअप? बैकअप क्या होता है? देखो, बैकअप क्या करता है, अपने नेटवर्क पर अधिक घटना और डाटा बचाने के लिए इसमें मूल स्थिति कॉपी करके दूसरी जगह पर रखना। और ऑप्शन और देखते हैं हम इसमें,
और नया डाटा, पुराने डाटा को फिल्टर करना नहीं। तो हमारे पास बी वाला राइट आंसर रहेगा कि हमें क्या करते हैं, औद्योगिक में लोग खोने बचाने तो डाटा को स्रोत कॉपी करके हम दूसरी जगह पे रख लेते हैं। कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है? तो कंप्यूटर फाइलों की सटीक प्रतिलिपि, ठीक है। कारोबार को नियंत्रण योजना का हिस्सा ये भी है। पीसी नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं है, नियमित रूप से, तो ये हमारे पास नियमित रूप से आवश्यकता रहेगी, तो ये राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टीवी प्रसारण में स्कैनिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जरूरी है? तो यहाँ पर होगी भाई उपयुक्त सभी, विजुअल एक्टिविटी, ब्राइटनेस एंड कलर सेंसिटिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, तो इन सभी के होना जरूरी है। क्या है अगला क्वेश्चन? स्रोत स्थल के गंतव्य तक पैकेटों को स्थानांतरित करने के मार्ग को का निर्णय करने के लिए किस कलन विधि का प्रयोग किया जाता है? तो किसका यूज किया जाता है? तो ये करा जाता है मार्ग निर्देशक रूटिंग का। ठीक है। गणितीय संगणन या अन्य विधाओं में किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक चरणों के समूह को कलन विधि कहते हैं। ठीक है। स्रोत स्थल में गंतव्य तक पैकेटों के स्थानांतरित करने के मार्ग को निर्णय करने के लिए मार्ग निर्देश कलन विधि का उपयोग का प्रयोग से प्राप्त होता है। अगला है, कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब, तो कब होगा? पाइपलाइन चार्ज द ऑर्डर ऑफ रियल राइट एक्सेस ऑफ ऑपरेशन, तो ये हमारे पास ए वाला राइट होगा। कब होगा? कंप्यूटर विज्ञान में डाटा हजार्ड उस स्थिति को कहा जाता है जब पाइपलाइन रीड राइट एक्सेस को क्रम ऑपरेट के लिए बदल देता है। अगला क्वेश्चन है, एटीएम किसका संक्षिप्त? एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन बोलते हैं एटीएम का फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है। ये क्या है? स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट बैंकिंग है जो डेबिट क्रेडिट कार्ड की मदद से नकदी उपलब्ध कराता है। और एडियन सेफर्ड को इसका आविष्कार माना जाता है। किसको? एडियन सेफर्ड का इसका आविष्कार माना जाता है, और ये 1967 में लंदन में हुआ था। ठीक है। कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर क्या होता है? वेट वेयर क्या होता है? तो मानव मस्तिष्क होता है। ठीक है। कंप्यूटर के संदर्भ में यदि आप केट स्कैन कराते हैं तो आपको क्या होगा? केट स्कैन कराते हैं तो ये शब्द हमारे पास है, तो केट स्कैन से क्या होता है? केट स्कैन कंप्यूटर टोमोग्राफी या सीटी इस प्रकार चिकित्सा चित्रांकन तकनीक है जो टोमोग्राफी पर आधारित है। इससे सबसे पहले विकसित करने वाली कंपनी का नाम है, पर पूर्व में EMI कहा जाता था, लेकिन बाद में कंप्यूटर एक्सियल और टोमोग्राफी केट के नाम से जाना है। कम डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त शब्द केट स्कैन का अर्थ है, तो ये हमारे पास होगा कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। इसका फुल फॉर्म आप याद रखना। ठीक है। अनुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें, अनुकरण क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें वास्तविक भौतिक सिस्टम के सदृश क्रिया उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। ठीक है। एक वॉइस ब्लोअर की वेबसाइट विकिलीक्स एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, तो ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा? अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो वेबसाइट विकिलीक्स की स्थापना जूनियस अंजले ने 4 जूनियस अंजले ने 4 अक्टूबर 2006 को आयरलैंड में किया था। यह संगठन किसी सरकार के, कंपनी के, संस्था के या किसी धार्मिक संगठन के संवैधानिक दस्तावेज का प्रकाशित करता था। ठीक है। तो अब देखते हैं आईसीटी का तात्पर्य। तो आईसीटी का तात्पर्य क्या होता है? वह इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? सूचना प्रौद्योगिकी का, तो हमारे पास उपरोक्त शब्द आ जाएगा। अगला है हमारे पास विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं अन्य यंत्र के मध्य संचालन और संचालन का अध्ययन करता है, कहलाता है, तो यह होगा साइबरनेटिक्स। ठीक है। तो अभी हम 200 क्वेश्चन तक हो गए। अभी हमारे पास 100 क्वेश्चन और बचे हैं। अगले वीडियो में हम इसको करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता तो अवश्य हमारे चैनल से जुड़े। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप मेन किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CBT 2 अभी की या फिर आने वाली एग्जाम की। ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।